हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 3 के लिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम इस वीडियो में देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का यह सब्जेक्ट है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलरली 3 चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फीचर्स और ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, यूजेस, कंस्ट्रक्शंस, एफिशिएंसी, फ्लक्स, फेज डायग्राम, लॉसेस और उसका लोड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो भी है कंप्लीट चैप्टर को हम पूरा करेंगे। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितनी भी वीडियो बनेंगी आप रेगुलरली देखते जाइएगा और सभी सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय किसका है? परिचय है फर्स्ट फेज ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। तो देखिए, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ट्रांसफार्मर की मूल बातें और कार्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। ट्रांसफार्मर को एक स्थिर उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को दूसरे सर्किट में उसी फ्रिक्वेंसी की और इलेक्ट्रिक पावर के बिना बदलने की मदद से, ठीक है, बिना बदले ही क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्थिर उपकरण है, यानी कि एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि एक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पावर है, उस इलेक्ट्रिक पावर को बिना उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज किए वो क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन करंट की जो रेट है, करंट रेटिंग में वृद्धि करके या फिर कमी करके वोल्टेज को सर्किट में स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है? वो होता है उसकी वाइंडिंग के आधार पर। और ये स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो केस है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और क्या इनमें अंतर होता है, सभी का डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो सिलिकॉन के उच्च ग्रेड की पतली चादर से बना होता है, जो लेमिनेटेड कहा जाता है। लेमिनेटेड का मतलब क्या है? देखिए, उसमें जो है कई प्रकार के लॉसेस होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के लॉसेस होते हैं, लेकिन उन लॉसेस से बचने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं? लेमिनेटेड कर देते हैं, और वो बनाई जाती है सिलिकॉन की। और अच्छी क्वालिटी का, उच्च ग्रेड का सिलिकॉन जो होता है वो यूज़ होता है ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में। कोर क्या होती है? ये जो हैं ये कोर हैं, इनको बनाने में जो यूज़ होता है वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, इन लेमिनेशन का प्रयोग, ये जो लेमिनेशन की जाती है उस पर लॉसेस से बचने के लिए, इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में उपलब्ध करंट लॉसेस को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए, ये हमने बताया था। और सिलिकॉन स्टील हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करता है। जो सिलिकॉन स्टील है वो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करता है। अब देखिए, ये हिस्टेरेसिस लॉसेस होते क्या हैं? हिस्टेरेसिस लॉसेस ये होते हैं कि जो भी मटेरियल होता है, जब उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि करंट कैसे फ्लो होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता रहता है। चेंज का मतलब क्या है? एक बार प्लस, एक बार माइनस। यदि एक बार डायरेक्शन इस साइड है तो एक बार डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की इस साइड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड पर जो अगर मटेरियल, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उस पर जो है वो इफेक्ट डालता है। और यही इफेक्ट जो है, जो सिलिकॉन स्टील है वो कम से कम अपने ऊपर पड़ने देता है। तो इसीलिए जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, और इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, ट्रांसफार्मर में उपलब्ध लेमिनेटेड हीट रेजिस्टेंस जो एनामेल कोटिंग द्वारा एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। एनामेल कोटिंग जो होता है, रेजिस्टेंस, एनामेल कोटिंग, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए
हीट को रोकने के लिए इनामेल की कोटिंग की जाती है जो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है। अब देखिए, एल प्रकार और ई प्रकार के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सिलिकॉन स्टील जो है ये एल प्रकार की जो कोर होती है और ई प्रकार की जो कोर होती है उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको दिखाई थी, आगे हम उसको देखेंगे। चलिए, ट्रांसफार्मर निर्माण के दो मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है उनको देख लेते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये होता है, ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक कोर आयताकार फ्रेम बनाने के लिए लेमिनेटेड से बना होता है और लेमिनेटेड जो है वो चित्र दिखाया गया है कि एल आकार की स्ट्रिप के रूप में काटे जाते हैं। दोनों ही एल आकार के स्ट्रिप के रूप में काटे गए हैं। दोनों को ही क्या कर देते हैं, दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। जॉइंट पर उच्च रिलक्टेंस से बचने के लिए जहां लेमिनेटेड एक दूसरे के खिलाफ ब्यूटेड होता है, उस जॉइंट को खत्म करने के लिए वैकल्पिक लेयर को अलग करने की विधि से स्टैक किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, इंटरलीव किया जाता है। इंटरलीव का मतलब क्या होता है, देखिए इंटरलीव किया जाता है। इंटर का मतलब होता है अंदर की तरफ और लीव का मतलब होता है मतलब एक दूसरे से छोड़ देना। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कोर के अलग अलग लिंब पर स्थित होते हैं। देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर है और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर है। इंसुलेशन लेयर कोर और निचली वाइंडिंग के बीच और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रदान की जाती है, जो इंसुलेशन लेयर होती है। इंसुलेशन लेयर कोर कौन सी, ये वाली, ये इंसुलेशन लेयर कोर है। अब देखिए, इंसुलेशन को कम करने के लिए कम वाइंडिंग को हमेशा कोर के पास रखा जाता है और वाइंडिंग बेलनाकार है तो उस पर बाद में लेमिनेशन डाला जाता है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं कि अगर वाइंडिंग बेलनाकार है तो उस पर बाद में लेमिनेशन डाला जाता है। लेमिनेशन मतलब क्या होता है, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या है, लेमिनेटेड को ई तथा आई की लंबी स्ट्रिप के रूप में काट लिया जाता है और इसे हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये ई के इस तरीके से ई या फिर आई के आकार में इसको काट लेते हैं। इसके बाद जॉइंट में उच्च रिलक्टेंस को कम करने के लिए जहां लेमिनेशन एक दूसरे के खिलाफ ब्यूटेड है, उस पर निरंतर जॉइंट को खत्म करने के लिए वैकल्पिक लेयरों का अलग अलग स्टैक किया जाता है। देखिएगा, यहाँ पर आई आकार में या फिर ई आकार में इसको काट लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर इसको जॉइंट कर लिया गया। ठीक है, ये इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये इस आकृति में आ जाएगा। जब ये इस आकृति में आ जाएगा तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ये वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये बीच के इस स्तंभ पर लगी हुई है। और ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखा रखा है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है फ्लक्स की लाइन। ठीक, तो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टर्नों को सेंटर लिंब पर रखा जाता है, यानी कि सेंटर लिंब कौन सा है, ये वाला, ये से जो सेंटर है ये सेंटर लिंब है, ये वाला आप दिखाई दे रहा है। तो इसी पर दोनों वाइंडिंग को रखा गया है। कोर और कम वोल्टेज वाइंडिंग्स के बीच रखे इंसुलेशन की कॉस्ट को कम करने के लिए कम वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास रखा जाता है और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के बाहर रखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वाइंडिंग बेलनाकार होती है तो उस पर कोर लेमिनेशन जो इंसर्टेड है वो किए जाते हैं, कब, बाद में। अब यहाँ पर कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच अंतर क्या है ये भी हम आइए जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट को क्या कह रहा है कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में कोर वाइंडिंग को घेरता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कोर को घेरती। ठीक, कोर टाइप में क्या करता है, ट्रांसफार्मर में कोर वाइंडिंग को घेरता है। ठीक है, और टाइप जो सेल टाइप है उसमें क्या होता है कि वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कोर को घेरती है। ठीक है,
कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन को शेप के रूप में काटा जाता है, जबकि शेल टाइप में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ई और एल शेप में लेमिनेशन को काटा जाता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल आयताकार होता है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कैसा होता है, वर्गाकार हो सकता है, स्लैब टाइप हो सकता है। ठीक है, 2 स्टेप या 3 स्टेप आकृतियों में इसको रखा जाता है। कोर टाइप में ट्रांसफार्मर को शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक कॉपर के कंडक्टर की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन क्यों पड़ती है, क्योंकि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में जो है वो वाइंडिंग को अलग अलग लिंब या फिर लेग पर रखा जाता है, इसलिए उसमें जो है अधिक कॉपर कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट में बताया गया है कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर को बेलनाकार या फिर कोर बाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, या तो कहेंगे बेलनाकार ट्रांसफार्मर या फिर कोर बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी वाइंडिंग को समकेंद्रीय क्वाइल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज वाइंडिंग को उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को सैंडविच के रूप में रखा जाता है, जैसे कि हम एक सैंडविच के रूप को चाहते हैं उसकी आकृति के रूप में रख दिया जाता है, और इसलिए इसे हम सैंडविच या फिर डिस्क वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। डिस्क वाइंडिंग या फिर सैंडविच टाइप ट्रांसफार्मर इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 लिंब होते हैं, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने, 3 लिंब होते हैं। कितने, 3, ये 3 हैं। तो कोर टाइप में 2 लिंब और शेल टाइप में 3 लिंब। शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर टाइप के ट्रांसफार्मर की मैकेनिकल पावर कैसी होती है, कम होती है। और ये कम क्यों होती है, क्योंकि शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में ब्रेकिंग होता है, याद रखिएगा। शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर टाइप ट्रांसफार्मर को कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिंब होते हैं, इसलिए उसमें कम जो हम क्या कह सकते हैं, हाँ, उसमें जो है ज़्यादा लेमिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें 3 लिंब होते हैं, जबकि कोर टाइप में 2 लिंब होते हैं। तो 2 लिंब पर कम इंसुलेशन और 3 लिंब पर ज़्यादा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को ट्रांसफार्मर से साइड लिंब के समान रूप से वितरित किया जाता है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेंट्रल लिंब पूरे फ्लक्स को ले जाता है और साइड के लिंब फ्लक्स के आधे भाग को ले जाता है। अब यहां पर बात करते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, एक ट्रांसफार्मर क्या काम कर सकता है, किस तरीके से वो अपना वर्क आगे बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और कैसे ट्रांसफर करता है कि एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है और बिना उसकी एफिशिएंसी को चेंज किए। एक सर्किट से दूसरे में वो एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से बिना कोई फ्रिक्वेंसी में बदलाव किए उसमें ट्रांसफ़र करता है। किसको ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमने मोटर के बारे में पढ़ा था, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज करती है, ना कि ट्रांसफ़र, वो चेंज करती है। और जनरेटर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर ये करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है, एक सर्किट है उससे दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करने के लिए जो काम आता है वो ट्रांसफार्मर होता है। और याद रखिएगा, बिना उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज किए ही वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स है, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और दूसरी सर्किट जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर करती है, तो लोड को उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहां पर देखिए कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट सोर्स है, ये क्या कर रहा है, उसकी पावर को रिसीव कर रहा है। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी वाली जो वाइंडिंग है, उसकी अगर हम बात करें
तो दूसरी सर्किट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। और किसे डिलीवर कर रहा है, लोड को। और लोड क्या है, बल्ब। लोड क्या है, बल्ब है दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स है उसकी पावर को ये रिसीव करता है प्राइमरी वाइंडिंग, और प्राइमरी वाइंडिंग इसमें ट्रांसफर करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेगा, यह लोड में इसको एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी लोड है, ये प्राइमरी सप्लाई हो रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये ट्रांसफॉर्मर की कोर हैं जो बनी होती है हमारे पास सिलिकॉन स्टील से, और यहाँ पर जो डॉट 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 है ये इसमें फ्लक्स पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी करंट, ये सेकेंडरी करंट है, ये प्राइमरी वोल्टेज, यहाँ पर ये सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, चलिए ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी आप जान लीजिएगा। तो यदि हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो जिस प्रिंसिपल के आधार पर यह काम करता है उसे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह करता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के आधार पर काम करता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से वोल्टेज की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, यानी कि जो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वह हो जाती है। वोल्टेज के मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। कहने का मतलब यह है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, यानी कि d∅/dt के। तो V यानी कि वोल्टेज मैग्नीट्यूड डायरेक्टली, वोल्टेज मैग्नीट्यूड यानी कि E हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये E = mdI/dt। तो म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का उत्पादन, मतलब ये जो कहा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा सीधा ये कहा गया है कि जो वोल्टेज है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, यानी कि d∅/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे हम बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो उत्पादन करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे के नियमों की मदद से उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझाया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या होता है, ये बराबर होता है m × di/dt के, di/dt के, जैसे कि आप देख सकते हैं। यदि दूसरी कॉइल सर्किट बंद हो जाती है तो इसमें एक करंट प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार पहले से दूसरी कॉइल तक मैग्नेटिक के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। एसी सप्लाई से पहले कॉइल को दी जाती है, देखिए एसी जो है वो एसी सप्लाई पहले कॉइल को दी जाती है और इसलिए इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो एसी सप्लाई आ रही है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से एसी सप्लाई गई और वो पहले किसको दी गई, इस वाइंडिंग को दी गई, तो ये कहलाएगी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद एनर्जी की दूसरी कॉइल को निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस कॉइल को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। मतलब इस एनर्जी को क्या करते हैं, दूसरी कॉइल से निकाल देते हैं। मतलब एक कॉइल तो ये है, यहाँ से ये एसी करंट आया और फिर इसने इसको ट्रांसफ़र किया और यहाँ से इस एनर्जी को निकाल दिया जहाँ से ये बल्ब जलता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस एनर्जी को दूसरी कॉइल से गुजार कर निकाल दिया जाता है, तो वो कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, आइए संक्षेप में, एक ट्रांसफार्मर निम्न कार्यों को करता है। क्या क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है, फ्रीक्वेंसी में बिना किसी परिवर्तन के इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफर कर देता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के साथ ट्रांसफर इसको इलेक्ट्रिकल पावर को करता रहता है। दो इलेक्ट्रिकल सर्किट म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। चलिए नेक्स्ट है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। देखिए, एक ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड एक एसी सोर्स के साथ ज्वाइंट हुई है, इसलिए प्राइमरी कॉइल के प्रवाहित करंट एसी करंट है, तो इस करंट द्वारा उत्पन्न फ्लक्स भी साइनसोइडल, देखिए साइनसोइडल और
हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, मतलब ये वाला ग्राफ है। और फैराडे के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अनुसार इस रूप में लिखेंगे E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये n जो है ये कहलाएगा नंबर ऑफ टर्न, तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, तो यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है उसको हम रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू हमारे पास है डी फाई जो फाई एम और साइन ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा देखिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा, माइनस एन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो है ये हमारे पास इसलिए आया क्योंकि जो हमारा ये है फाई एम और साइन ओमेगा टी, इसको हम क्या करेंगे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए ये फाई एम तो सेम है, फाई एम क्या रहेगा, कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किसका होगा, इसका, तो इसका आप अवकलन कीजिएगा। साइन ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा बताइएगा, साइन ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में अवकलन जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो साइन है वो किस में चेंज होगा, वो हो जाएगा कॉस में, कॉस में हो जाएगा, और ओमेगा टी का ये ओमेगा टी हो जाएगा। दूसरी बात फिर इसका ओमेगा टी का होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये आएगा माइनस एन डी अपॉन डी टी और फाई एम साइन ओमेगा टी, ये था। तो इसकी जगह पर जब हम इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ये नहीं आकर के क्या आएगा माइनस एन फाई एम और साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी के साथ में ओमेगा भी है, ये आएगा। तो ये वाला जो ओमेगा है इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, एन के साथ में लिख देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास एन माइनस के होगा और ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी, ये बन जाएगा। इसके बाद कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो जो निगेटिव साइन है ये वाला निगेटिव साइन जो है ये इसमें अगर जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये ओमेगा पहले और पाई बाई टू बाद में हो जाएगा। तो यही हमने लिखा कि माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा, ये किसके बराबर होगा, ये इस वाले माइनस कॉस के बराबर, ये वाला माइनस और ये कॉस, माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर है। अब जब ये माइनस है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें ये माइनस जाएगा, क्योंकि एक बात हम आपको बता दें, आपने सुना होगा, देखिए आपने ये सुना होगा कि कॉस माइनस का जो कॉस थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, लेकिन जो साइन होता है माइनस के साइन थीटा, तो उसको हम साइन के साथ माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन के साथ माइनस थीटा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास ये लिखा हुआ है ये बाहर वाला साइन, ये बाहर वाला साइन किसके साथ चला जाएगा, साइन के साथ चला जाएगा। और जब हम करेंगे कि पाई बाई टू और माइनस ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये ओमेगा टी तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। तो सभी को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि E इक्वल टू क्या था, n है, n ऐसा ही लिखा, ओमेगा है, ओमेगा ऐसा ही लिखा, फाई है, फाई एम ऐसा ही लिखा। इसके बाद साइन ये वाला दिख रहा है आपको, चलो यहाँ से मिटा देते हैं, साइन के साथ ये दिख रहा है, लेकिन माइनस था शुरू में, तो माइनस के साथ इसको चेंज करेंगे तो ये ओमेगा पहले और टी पाई बाई टू बाद में, समझ में आ गया। इसके बाद जो इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा कि ये जो हमारे पास एन ओमेगा फाई एम है, इसको हमने क्या लिखा, टोटल टी, ठीक है, टोटल ई लिख दिया, टोटल ई लिख करके ई एम हो गया, और ये वाला हमने एज इट इज उतार लिया है। इसके बाद जहाँ पर हमने क्या लिखा, ई एम इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम, और यह क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का अधिकतम मान है।
देखिए साइन वेव के लिए आरएसएम का जो मान है वो ईएमएफ द्वारा दिया जाता है और वो क्या है, आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद जो ई है वो टोटल ईएमएफ हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है EM/√2। जब EM/√2 वैल्यू होती है तो EM की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी N⍵φm/√2 हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, ये हो जाएगी। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए 2πf जहाँ पर फ्रिक्वेंसी है f, ठीक। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू 2πn भी आप बोलते हैं, 2πn। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है हमारे पास 1/n, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है तो हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πf, तो 2πf φm हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से आ जाएगा √2। अब जब हम 2π क्या करेंगे 2π और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो जो E की वैल्यू है वो क्या होती है, E की वैल्यू हो जाएगी 4.445m और जो NF है ये क्या आ जाएगा φt, कितना आ जाएगा φt, तो ये हो जाएगा E = 4.445m × φt। तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास आई है ये EMF की इक्वेशन है और इक्वेशन EMF का मान जो फ्लक्स और टर्नों की संख्या और फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। मतलब जो फ्लक्स है ये फाई और टर्नों की संख्या n और जो फाई जो f है उस पर निर्भर करेगा फ्रिक्वेंसी पर, याद रखिएगा। तो मेन फार्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, मेन फार्मूला हमारे पास यही होगा, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अब अगर कोई प्राइमरी और सेकेंडरी से जो साइड हैं उनके लिए EMF समीकरण लिखें तो जो इक्वेशन है उनसे हम ऐसे लिखेंगे कि प्राइमरी RMS वोल्टेज E1 4.44 φm φ और N1, ये तो हो गया प्राइमरी के लिए, यानी कि N1 है तो प्राइमरी के लिए हो जाएगा। अब सेकेंडरी RMS वोल्टेज क्या हो जाएगा φ2 यानी कि N2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना φt ये क्या है, यही हमारे पास φn के रूप में दिखाई दे रहा है, क्लियर। आइए अब ये t जो है ये है फ्लक्स का टर्न और टर्न क्या है N1 N2 ये वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर फ्लक्स का अधिकतम मान वेबर में है और फाई जो है वो फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में है और E1 E2 वोल्ट में है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो E/ कितनी हो जाएगी f हो जाएगी और 4.45m n हो जाएगा और ये आ जाएगा किसके कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रति यूनिट फ्रिक्वेंसी जो है वो स्थिर है, लेकिन किसी दिए गए ट्रांसफार्मर के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों और समान नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो। वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो क्या है, देखिए E/n के रेशियो को प्रति टर्न वोल्टेज कहा जाता है या प्रति टर्न वोल्टेज के नाम से भी आ सकता है। तो जो इक्वेशन हमारे पास थी E1/n1 और ये हो जाएगा 4.44 φm φ, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, इस इक्वेशन को उठा लीजिए, E1 के अपॉन में n1 आ जाएगा और सारी इक्वेशन टोटल यही है। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी E2/n2 4.44 φm φ। अब इन दोनों इक्वेशन से जब हम निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे E1/n1 = E2/n2। इसी के साथ दोनों को जब हमने यहाँ पर इक्वल में लिखा तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो E2 है वो E1 के नीचे आ सकता है और N2 जो है वो N1 के नीचे आ सकता है, यानी कि ये इधर और ये इधर जा सकता है, क्लियर है, ठीक। उसके बाद N1/N2 के रेशियो को टर्न रेशियो कहा जाता है और E1/E2 के रेशियो को वोल्टेज रेशियो कहा जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग N1/N2 का रेशियो जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 E2 के रेशियो के बराबर होता है और यह दर्शाता है कि प्राइमरी वोल्टेज कितना कम और कितना बड़ा है।
टर्न रेशियो का वोल्टेज रेशियो को ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहा जाता है और इसे हम K से निरूपित करते हैं। तो K के इक्वल में क्या हो जाएगा, या तो N1/N2 टर्न रेशियो, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो, और E1/E2 हो जाएगा हमारे पास ये इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशियो। प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफार्मर में टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच बहुत ही कम अंतर होता है और इसलिए ही माना जाता है कि E1 = V1 और E2 = V2। तो इस इक्वेशन में मान रखने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1/V2 और रख देंगे, ये हो जाएगा, और इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा। लगभग किसी भी वांछित वोल्टेज अनुपात की समायोजित करने पर टर्नों की जो संख्या है उसको ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन से। टोटल इक्वेशन इसको याद कीजिएगा। अब बात करते हैं नो लोड ट्रांसफार्मर के साथ फेजर डायग्राम। नो लोड ट्रांसफार्मर के साथ फेजर डायग्राम, तो नो लोड ट्रांसफार्मर विद फेजर डायग्राम की बात करें तो देखिएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये आप सभी जान चुके हैं। जिस वाइंडिंग को AC वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है उसको हम प्राइमरी, यानी कि ये वाली प्राइमरी वाइंडिंग है, और जिस वाइंडिंग को लोड कनेक्ट किया जाता है, यानी कि लोड को उससे जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको ट्रांसफ़र की जाती है, तो वो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नो लोड ट्रांसफार्मर के साथ जो फेजर डायग्राम बनेगा उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो चैनल पर हमारे नए जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।